अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द माय चैनल डॉक्टर मुस्लिमा। इस वीडियो में मैं बायो की कुछ स्ट्रेटजीज़, कुछ टिप्स के बारे में शेयर करूंगी। आप उससे आइडिया ले सकते हैं कुछ आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं अपना बता दूं कि मेरा बायो में क्या हाल था। तो बायो में मेरा ऐसा था ना कि मेरा 300 क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल हो गया था। इवन जैसे कि मेरे लास्ट अटेम्प्ट्स में कि मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ठीक ठाक स्कोर आ जा रहा था, बट मेरे बायो 300 नहीं क्रॉस हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरे मतलब कि मार्क्स 575 80 पर स्टक हो गए थे। जो कि बायो एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं करें तो आपका सिलेक्शन वैसे ही रुक जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री 180 मार्क्स की होती है, तो उसमें फुल करना वैसे भी थोड़ा टफ हो जाता है। बट बायो में अगर हम थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा करें तो फिर उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बायो में 340 350 स्कोर करना ही चाहिए हमें। इससे हमारे मतलब मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो फिर मैंने कुछ चेंजेस करे थे अपने बायो के स्टडी के पैटर्न में। तो इस पैटर्न को मैंने पूरा फॉलो किया, अच्छे से फॉलो किया। इस वजह से मेरे लास्ट अटेम्प्ट में 350 आए थे आउट ऑफ 360 बायो में, जिसमें मेरे बॉटनी में 170 और जूलॉजी में भी 170 मार्क्स थे। तो ना कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो मैंने फॉलो किया था। तो नंबर 1, पैटर्न ऑफ रीडिंग। देखो, जब हम बायो को रीड करते हैं, हम कैसे रीड करते हैं, नॉर्मली बच्चे कैसे करते हैं, बायो की एनसीईआरटी खोल ली और उसको रीड करे जा रहे हैं बस। चैप्टर मतलब जल्दी खत्म हो जाता है इससे, तो ये तो है, बस रीड कर लिया, पूरा चैप्टर हो गया, 1 घंटा 2 घंटे में आराम खत्म हो जाता है रीड करने से। बट इससे ये होता है कि आपके माइंड में चीज़ें रिटेन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसी था। मतलब मैं जब नॉर्मली ऐसे रीड करती थी ना, तो मेरे माइंड से चीज़ें निकल जाती थी और मेरा इतना ज़्यादा अटेंशन भी नहीं रहता था उस वक्त रीड करने में। और तो मैंने क्या चेंज करा था अपने पैटर्न में। सबसे पहले तो इसने एक रफ कॉपी लो, उसको अपने साथ रखो, बायो की एनसीईआरटी खोलो, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है। आप जब पढ़ रहे हो ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उसको नोट कर लो। ऐसे तो कोई बहुत नीट एंड क्लीन नहीं नोट करना, ऐसे रफली नोट करो। कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं तो उसको लिख लो। मतलब चीज़ें ऐसे ना आपके माइंड में चीज़ें रिटेन ज़्यादा अच्छे से हो पाती हैं। कुछ ना कुछ आपको रफ कॉपी में लिखते रहो, आपका हाथ चलता रहे, ये नहीं कि आप बस रीड करे जा रहे हो, आपका हाथ चलता रहे, कुछ ना कुछ नोट करो। और इससे ये होता है ना, आपका टेंशन बना रहता है चैप्टर पे। थोड़ा टाइम तो लगेगा स्टार्टिंग में, मतलब कुछ नोट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। बट ये कि आप इसको 1-2 बार करेंगे ना हर चैप्टर में, तो वो ज़्यादा अच्छा रिटेन रहेगा आपके माइंड में। और ये नहीं कि आपको हर बार करना है, आप 2-3 बार किसी चैप्टर को पढ़ लोगे, फिर आपको थोड़ा कमांड उस चैप्टर में बन जाएगा। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम रीड करना, तो बस ऐसे रीड करने रहे नॉर्मल। नाउ सेकंड पॉइंट, राइट वे टू स्टडी। अब इसमें क्या है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बायो में कि लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं कि ना करें। मतलब इन सब में भी बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को। तो सबसे पहले तो इसमें फ्रेशर और ड्रॉपर को अलग कर देते हैं। फ्रेशर मतलब 11th-12th वाले बच्चे, या फिर जो फर्स्ट टाइम ड्रॉप ले रहे हैं, और या फिर जिन्होंने कभी पहले लेक्चर्स नहीं देखे या फिर कोचिंग नहीं ली। उनको क्या है, उनको लेक्चर देखना मस्ट है। एक दिन में कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। आप थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे अपने पढ़ाई को, स्टडीज़ को, तभी जाके वो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो लेक्चर्स पे टाइम दो अपनी। अभी आपको लेक्चर्स देखना ज़रूरी है। आप बिल्कुल ये मत सोचो कि वन शॉट कर लो या फिर खुद से कर लो तो हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत करना। प्रॉपर लेक्चर देखो और नोट्स भी बनाओ। ये तो फ्रेशर्स की बात हुई। बाकी रही बात ड्रॉपर्स की, मल्टीपल टाइम ड्रॉपर्स की, या फिर जिनका स्कोर अच्छा है, 550 500 प्लस है, और या फिर जिनके बायो में अच्छे स्कोर है, 300 प्लस है, तो उनको क्या है कि उनको बैच को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा ना कि हमें कुछ ना कुछ चैप्टर आ रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं कि आपको पूरा नहीं आता। आपका 500 स्कोर आ रहा है या फिर बायो में 300 स्कोर आ रहा है, तो आपको चैप्टर्स आ रहे होते हैं अच्छे से, तो ज़रूरी नहीं आप पूरा फॉलो करो। जैसे कि मैंने भी लास्ट ईयर ऐसे किया था कि जो चैप्टर्स मेरे को आ रहे होते हैं वो मैं खुद से कर लेती थी। क्योंकि इसमें ये है ना कि आपके पास टाइम की कमी होती है, तो आप अपना टाइम आपको कहीं ना कहीं से बचाना है, तो यहाँ पे बचाओ अपना टाइम। ये टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे लगा सकते हो। सो कुछ चैप्टर्स जो आपके वीक हैं, या फिर जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि आपको नहीं आता, इसमें कुछ टॉपिक्स में वीक है, तो उनके लेक्चर्स देख लो। बाकी जो आते हैं वो खुद से कर लो, तो यही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि ऐसा है ना, इसमें गलती कर जाते हैं जो मल्टीपल टाइम ड्रॉपर्स होते हैं, उनका 500 550 स्कोर आ रहा है, तो ये एक अच्छा स्कोर है। एक साल में 600 क्रॉस हो जाए आराम से, अगर अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि जब मेरा था ना, मेरे भी 500 प्लस आ रहे थे पहले, तो फिर लेकिन मैं हर बार बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर देती थी। तो इससे ये था, टाइम तो जाना ही था, और जो आ रहा होता है फिर वो भी उस पर भी ज़्यादा टाइम लगा रही होती है, फिर धीरे धीरे टाइम भी खत्म हो जाता है सारा। सो मतलब आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। स्मार्ट स्टडी यही कि अपना टाइम सेव करो। और नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नोट्स की बात। नोट्स बनाएं या ना बनाएं, और बनाएं तो कितने बनाएं, किसके बनाएं, कितना ना बनाएं, ये सब भी बहुत डाउट है। तो नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। एटलीस्ट फ्रेशर तो पूरे नोट्स बनाएं।
और बाकी जैसे कि ड्रॉपर्स की बात कर रही हूँ मैं तो ड्रॉपर थी, तो मेरे को अपना बताती हूँ मैंने जैसे कि जेनेटिक्स हो गए और भी ऐसे चैप्टर्स जो वेटेज वाले हैं, जो मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना चाहिए, उन चैप्टर्स के मैंने नोट्स बना लिए। बाकी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी से आपको करना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं उसकी लिस्ट आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से ही करने, इससे बाहर नहीं जाना। तो इनके नोट्स मैंने एनसीईआरटी में बना लिए थे, मतलब एनसीईआरटी में ही पेजेस ऐड कर लो, उसी में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख लो। एक तो जो एनसीईआरटी में लाइनें लिखी हैं उनको तो करना ही है, बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट टीचर्स करा रहे हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे को कहीं से, तो पेजेस ऐड कर लेती थी या फिर उसमें साइड में लिख लेती थी। नाउ थर्ड पॉइंट, बुक्स टू रीड फॉर बायोलॉजी। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, वन एंड ओनली एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और यही सब कहते हैं, यही मैं भी कहूँगी, बट स्टिल कुछ बच्चे कहते हैं कि ये पढ़ते कुछ एक्स्ट्रा भी है, बट कहते हैं आके एनसीईआरटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने मना नहीं करा कि आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। बट यहाँ तो एनसीईआरटी ही नहीं हो पाती पूरी, एनसीईआरटी प्रॉपर लेक्चर नोट्स ही नहीं हो पाती, तो एक्स्ट्रा क्या ही पढ़ेंगे। और इवन आप खुद ही देख लो कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, तो एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बट ये कि पहले बायो की एनसीईआरटी तो कर लो, जब एनसीईआरटी हो जाए तब कुछ करो। और रही बात कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, पढ़ना भी चाहिए। इससे ये होता है कि कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छा होता है, कंसेप्ट क्लियर अच्छा होता है। बट ये है ना, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि टीचर्स इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करा देते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। सो अपने टीचर पे ट्रस्ट करो, उनको अच्छे से फॉलो करो, जिनको भी आप फॉलो कर लो। ना फोर्थ पॉइंट, बुक फॉर प्रैक्टिस। इसमें भी दो तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, मतलब वो अगर चैप्टर को पढ़ लेते हैं, लेक्चर्स वगैरह देख लेते हैं तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, और उनको मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रैक्टिस की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जब तक वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते तो उनका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता अच्छे से। तो मतलब मैं तो ऐसी थी, मैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं क्वेश्चंस कर लेती थी, मतलब ऐसा था मेरा। बाकी कुछ बच्चे को ज़रूरत होती है, तो उनके लिए मैं बता दूँ क्या फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होती है वो ज़रूर करें। नाउ सेकेंड, पीवाईक्यूज, ये तो मस्ट है, मैंने भी करे थे, सबको करने चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, क्योंकि कभी कभी एज इट इज़ क्वेश्चन उससे आ जाता है, और ये तो नॉर्मल हो गया, ये सब करने चाहिए। बाकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, और उसके लिए मतलब बुक्स पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं। बाकी मेरे पास दिशा पब्लिकेशंस की ये बुक है, मैं आपको इस बुक का रिव्यू दे देती हूँ। दिशा पब्लिकेशंस की बुक है ये, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी स्ट्रैक्ट बायोलॉजी फॉर नीट। सो कुछ चैप्टर का मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ, जैसे कि इसमें है ट्रेंड एनालिसिस भी रखा है कि पास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, किस कंसेप्ट से आए हैं, और पूरे एनसीईआरटी को वन लाइनर फॉर्मेट में इंक्लूड कर रखा है। और जिस लाइन से क्वेश्चंस बने हैं एनसीईआरटी के, उसको भी यहाँ पे पास्ट ईयर्स में वो भी इंक्लूड कर रखा है, जैसे AIPMT 2014 ये सब इंक्लूड करके रखा है। और इवन जो एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे, और जिस लाइन से क्वेश्चन से पेज नंबर भी मेंशन कर रखा है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं इजीली। और मैचिंग और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, एजर्सन रीजन क्वेश्चन जो नीट में आजकल आ रहे हैं, उस हर वैरायटी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रखा है, और इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं पूरा, आप चेक कर सकते हैं, लास्ट में जाके डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरा भी है। और इवन नीट 2023 पेपर पे इंक्लूड कर रखा है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकती हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, हाउ टू रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली। मैं बता दूँ सही, मेरे को अपने बायो की स्ट्रेटजी में सबसे बेस्ट अपना यही वाला पार्ट लगा था कि मैंने जो ये करा था काम, मैंने क्या करा था, जैसे मेरे को बायो की जो एनसीईआरटी थी ना, उसको पढ़ने में बहुत टाइम चला जाता था। पैराग्राफ करने में तो मेरे को बहुत बोर लगता था, मेरा मतलब अटेंशन इतना ज़्यादा नहीं होता था, बोरिंग भी ज़्यादा था, और मतलब नहीं, बहुत टाइम लगता था मुझे। तो मैंने इसके लिए क्या करा था कि पैराग्राफ को फ्लो चार्ट के फॉर्म में और एग्जाम्पल्स को साइड में ऐड कर लिया, और पूरे पैराग्राफ को पेजेस, मतलब एक पेज लिया मैंने, उस पर पूरा फ्लो चार्ट बना के उसी में ऐड कर लिया। इससे ये होता ना, पूरा पैराग्राफ रीडने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे, डायरेक्ट बस वही देख लिया फटाफट, साइड में एग्जाम्पल्स देख लिए फटाफट, तो इससे मेरा टाइम बहुत सेव होता है। ये भी है कि एनसीईआरटी को फर्स्ट टाइम पे बिल्कुल हाईलाइट मत करना। पहले मैं जब करती थी ना, पूरी बुक मेरी हाईलाइट हो जाती थी, तो फिर मैंने बाद में अभी रिसेंटली न्यू एनसीईआरटी ली थी, फिर उसमें मैंने दोबारा करा था सब। तो यही है कि आप फर्स्ट टाइम पे हाईलाइट बिल्कुल मत करना, इवन सेकंड थर्ड टाइम में भी हाईलाइट मत करना। जब आप फोर्थ टाइम करो उस वक्त हाईलाइट करना शुरू करना, तब तक आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन आपको फिर आइडिया भी लग जाएगा कि आप क्या भूल रहे हैं क्या नहीं भूल रहे, फिर जो चीज़ आपको माइंड से स्किप करी उसी को हाईलाइट करें, वरना हर सब कुछ हाईलाइट कर दोगे आप। तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट टाइम में बिल्कुल हाईलाइट मत करना। नाउ सिक्स पॉइंट,
शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो बायो में मैं तो नहीं कहती कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि ऐसा है ना, एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको पता होना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो कुछ लाइनें आपकी इंपॉर्टेंट मिस हो सकती हैं इससे, क्योंकि आप शॉर्ट नोट पे रिलाई करोगे। तो इससे ये होता है ना कि आप फिर चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे एनसीईआरटी जाके। तो मैंने शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाए थे। बाकी ऐसा कि आप ये काम कर सकते हो कि एग्जाम्पल्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें जो रटने वाली होती हैं उनको आप पेजेस में लिख लो, ताकि उनको बार बार देखते रहो। बाकी ऐसा नहीं कि पूरे पूरे चैप्टर्स के आप शॉर्ट नोट्स बना लो, आपको एनसीईआरटी रीड करना ही चाहिए, मस्ट है वो। हाउ टू मेमोराइज, तो ये है ना, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि चीज़ें याद नहीं रहती, माइंड से निकल जाती हैं, कैसे याद रखें, लाइन टू लाइन कैसे याद रखें। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। फर्स्ट टाइम पे किसी को याद नहीं रहता, जितने बार चीज़ों को रिवाइज करोगे, जितने बार करोगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और रिटेन होंगी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन। सो यही है कि रिविज़न करो बार बार। और बेस्ट मेथड क्या है रिविज़न का या फिर रिकॉल रखने का, कि आप जब रिविज़न करने जाओ ना, उससे पहले आप बुक को पहले बंद करो, जो चैप्टर भी आपको पढ़ना है उसको रिकॉर्ड करो कि यहाँ पे ये था, ये एग्जाम्पल था, इसमें चीज़ें याद करने की कोशिश करो, जोर दो अपने माइंड पे। तो इससे ये होगा ना कि आप जब दोबारा जब बुक खोलोगे रिवीजन के लिए, फिर आपको समझ आएगा कि आप यहाँ पे अटक रहे थे। तो आपको उस वक्त आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे ना, फिर वो चीज़ आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी। मैंने यही मेथड अप्लाई किया था और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। ये बिल्कुल नहीं करना कि बायो की वजह से केमिस्ट्री फिजिक्स खराब करो या फिजिक्स केमिस्ट्री वजह से बायो खराब करो। तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और ये है कि अभी बायो को थोड़ा कम टाइम दो, बट रेगुलर बायो करना है। और लास्ट में जाते बायो को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। और ये क्योंकि ऐसा है कि बायो एक वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, इसमें चीज़ें ऐसे तो माइंड से निकल जाती हैं, तो इसको रेगुलर देखते रहो तभी सही रहता है ना। लास्ट पॉइंट, टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, आपकी तैयारी कहाँ तक जा रही है। और ये है कि टेस्ट के मार्क्स से डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो, क्योंकि ऐसा है कि टेस्ट जो होते हैं, जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे होंगे आपने, उसमें जो टेस्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन होते हैं। तो उसके चक्कर में आप ये ना करें कि फिर आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए तो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी वाली चीज़ें पढ़ने लग जाएं। और अभी आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, पर फिर भी आपको एनसीईआरटी से स्टिक रहना है। बाकी आप पेपर का एनालाइज करें और ये देखें कि उसमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो तो नहीं गलत हो रहे, वो वाली गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो इस वीडियो को बस एक ब्यूटीफुल कोट के साथ खत्म करती हूँ। द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वायरलेस कनेक्शन इज प्रेयर, नमाज, योर सलात। लेकिन तूने सबसे छुपा ली।